नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। चलिए एक नजर हरियाणा विशेष पर डालते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में हर सर हेलमेट कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने 100 बच्चों को आज फ्री हेलमेट दिए। यही नहीं, उन्होंने करनाल की बेटी अंतरिक्ष परिकल्पना चावला की तस्वीर का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे। प्रदेश में हर रोज कम से कम 13 लोग सड़क हादसों का शिकार होकर जान गंवाते हैं। इनमें भी ज्यादा संख्या दोपहिया वाहन चलाने वालों की होती है। इसमें भी वो लोग ज्यादा होते हैं जो हेलमेट नहीं लगाते। हेलमेट की अहमियत का पता भी तभी चलता है जब सड़क पर किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। हेलमेट का इस्तेमाल हमारी जिंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन कई बार लापरवाही भारी पड़ती है। इसे लेकर करनाल में हर सर हेलमेट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बताया गया कि जिंदगी में हेलमेट कितना जरूरी है। यहाँ सीएम ने 100 हेलमेट भी बांटे। कई बार मोड़ आते हैं, उनमें जिंदगी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको कैसे बचाया जाए। रोड एक्सीडेंट्स देश भर में बहुत बड़ी संख्या में रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि पर डे लगभग 1300 रोड एक्सीडेंट होते हैं और उसमें हरियाणा की भी अपनी एक, जिसको कहना चाहिए, एक आंकड़ा 13 पर डे। ये मेरा हरियाणा का आंकड़ा है, यानी लगभग 4500 रोड एक्सीडेंट ये हरियाणा में भी पर एनम हर साल होते हैं। और उन एक्सीडेंट्स में डेथ्स बहुत होती है। रोड एक्सीडेंट में डेथ होने का मुख्य कारण शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है और उसमें सिर और सिर में ब्रेन, ये अपना एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते से थोड़ा चोटिल होने से भी व्यक्ति की मृत्यु होती है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने करनाल पहुंचकर रुद्राक्ष का पौधा लगाया। फिर डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम की दीवार पर बनी कल्पना चावला की बड़ी तस्वीर का अनावरण किया। सड़क पर सावधानी जरूरी है, लेकिन नया लाइसेंस मिलने के बाद सावधानी पीछे छूट जाती है और नतीजा रोने के अलावा कुछ नहीं होता। बच्चों को लर्निंग लाइसेंस मिलने की खुशी थी। ऐसे में जब पहला हेलमेट मुख्यमंत्री के हाथों से मिला तो उनके सपनों को पंख लगने वाजिब थे और इसके साथ ही एक संदेश दिया गया कि जान है तो जहान है। करनाल से केसी आर्या, इंडिया न्यूज हरियाणा। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर सियासत जारी है। कांग्रेस लगातार इस एनकाउंटर को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा गृह मंत्री अनिल विज ने, जरा सुनिए। कांग्रेस को ये सोचना है कि उसने आम जनता का हित देखना है या गुंडे और बदमाशों का हित देखना है। अगर वो गुंडे और बदमाशों के साथ खड़ा होना चाहती है तो अच्छी बात है, जनता उनको उसका सबक सिखाएगी। अखिलेश यादव ने भी जो है एनकाउंटर मामले पर कहा है कि गाड़ी नहीं पलटी, ये तो सरकार पलटने से बच गई। और अखिलेश यादव जी के दिमाग में तो हर वक्त कुर्सी अटकी रहती है, इसलिए वो इस प्रकार की ही बातें करते हैं। अगर वो जन हितैषी हैं, जनता के हितैषी हैं, तो इतने बड़े एक माफिया का ख़त्म हो जाने का उनको स्वागत करना चाहिए। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर कहा है कि हरियाणा प्रदेश हित में और प्रदेश की जनता को बचाने के लिए किसी भी तरह का फैसला लेना पड़ा तो वो लेंगे और जरूरत पड़ने पर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को फिर से सील भी किया जा सकता है। नहीं, हम सारों का इंतज़ाम कर रहे हैं। हमारा जो रिकवरी रेट है वो 75% है, जो कि बहुत अच्छा है। और जितने भी केसेस आ रहे हैं हम उनको, हमारी प्राथमिकता उनको ठीक करने की है और हमारे पास सफिशिएंट स्थान भी है उनको रखने का, डॉक्टर्स भी हैं, मेडिसिन्स भी हैं। हमारी प्राथमिकता है कि जो भी हैं हम उनको ठीक करके भेजें। और फिर भी क्योंकि
ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये दिल्ली से सटे ज़िलों में बढ़ रहे हैं। हमारे 80% जो कोरोना केसेस हैं वो दिल्ली से सटे ज़िलों के हैं। अगर आवश्यकता हुई तो प्रदेश के हित में अगर हमें उनको जाम करना पड़ा रास्तों को तो हम करेंगे। मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के हित के लिए कुछ भी करना पड़ेगा वो करूँगा। हरियाणा में एक बार फिर से टिड्डी दल ने अटैक किया है तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोलना शुरू कर दिया। देखिए रिपोर्ट में। ये दो तस्वीरें प्रदेश के रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले की हैं, जहां टिड्डी दल ने एक बार फिर किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। राजस्थान से चले टिड्डियों के दल ने महेंद्रगढ़ के पालडी पड़िहारा गांव क्षेत्र में हमला बोला। इस दौरान प्रशासन टिड्डियों से बचाव के लिए मशक्कत करता नजर आया। प्रशासन ने स्प्रे कराया तो वहीं किसान भी थाली बजाकर टिड्डियों को भगाते नजर आए। जेई अनिल यादव के मुताबिक प्रशासन ने 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और 30 ट्रैक्टर की मदद से केमिकल का स्प्रे कराया। इस एरिया में ये बनी में बैठा था, ये 2 गुना 1 किलोमीटर का था और चूंकि ये बैठते टाइम बहुत ही इकट्ठा हो जाता है, एक समूह इनका बन जाता है और इनको ये जो बनी मिली थी इनके लिए बहुत ही सूटेबल एक जगह थी टिड्डियों के बैठने के लिए। और चूंकि जहाँ पर ये बैठते हैं रात्रि में तो पेड़ों के ऊपर बैठते हैं, फसल में नहीं बैठते हैं, तो नुकसान यहाँ पर ना के बराबर है। और विभाग ने जो है सतर्कता बरते हुए कृषि विभाग ने और तमाम जो प्रशासन के लोग यहाँ थे, तो हमने करीब जो किसानों की सहायता से 30 ट्रैक्टरों का यहाँ इंतज़ाम किया, जिनके ऊपर ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर थे और हमारे पास 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी थी। वहीं किसानों ने बताया कि टिड्डियों के इस दल से फसलों को काफी नुकसान हुआ है और अभी देखना होगा कि नुकसान से बचाव के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। ये सभी सच्चाई है जी, पर नुकसान तो घना नहीं तो 30-35% के लगभग तो हुआ होगा, क्योंकि सुबह के टाइम जो खेत के अंदर बैठी हैं उनसे काफ़ी नुकसान हुआ है। जब अब भी उतनी ही मात्रा बन रही है जितनी कल थी, तो उसी हिसाब से नुकसान तो है, पर वो तो बाद में पता चलेगा जी कितना। अभी तो यहीं पर है, बाहर नहीं गई हुई है। कल शाम की आवड़ी सी, सुबह सी दहाड़ी कतौड़ा बजाए बजाए कन थक लिया, बहुत भारी आ रही सी। टिड्डी दल बहुत भयंकर आ रहे, 4 बजे का लग रहा था सुबह सी। यहाँ कई करोड़ों में जो से टिड्डियाँ थी और प्रशासन अधिकारी अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर फायर ब्रिगेड से वहाँ स्प्रे करवा रहे थे और उसमें जो जाल वगैरह थे उसमें स्प्रे जो हुई वो बहुत कम मात्रा में हुई, क्योंकि वहाँ आने जाने के साथ यातायात के वहाँ जालों के अंदर जगह नहीं थी। और जो स्प्रे थी उसमें एक पेड़ के नीचे तो टिड्डियाँ मरी हुई है, बाकी पेड़ों के नीचे टिड्डियाँ नहीं मरी। ये तस्वीरें रेवाड़ी जिले के गांव जैतड़ावास की हैं, जहां 2 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े टिड्डी दल ने किसानों की फसलों पर हमला कर दिया। लेकिन पहले से सतर्क जिला प्रशासन ने 5 दमकल की गाड़ियों से रात भर कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया और किसानों ने भी थाली, ढोल और डीजे बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। इसके चलते यहाँ फसल का अधिक नुकसान होने से बच गया। तो कल बावड़ जो बॉर्डर है उस पे आई, पहले तो 7:30 बजे यहाँ का मैसेज मिला। मौके पर फायर स्टेशन से 2 गाड़ियाँ, मैं स्टाफ यहाँ पहुँचे, एसडीएम रेवाड़ी पहुँचे और धीरे धीरे एसडीएम साहब जब आए तो उन्होंने बोला भाई बावड़ का तो राजस्थान जा चुका, आप क्यों ना 3 गाड़ियाँ और मंगवा लें। एसडीएम साहब बावड़ और रेवाड़ी और कोसली मौके पर मौजूद थे और पूरा प्रशासन, एग्रीकल्चरल के एसडीओ, एडीओ और पूरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैयार था। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि दमकल विभाग ने सिर्फ सड़क किनारे खड़े पेड़ों पर ही दवा का छिड़काव किया है। ये अपने खेतों में खुद के खर्चे पर छिड़काव करा रहे हैं। टिड्डी का कोई समाधान नहीं हो रहा है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये फायर ब्रिगेड भी आई थी, ये बस बार पर वहाँ पर कर के अपना बस काम और चली गई। हमारे यहाँ पर खेतों में हम किसान आदमी खुद अपनी मजदूरी दाढ़ी करते हैं, खुद पैसों से लगा के अपना बंदोबस्त कर रहे हैं और दवाई छिड़क रहे हैं खेतों में। वे कुछ नहीं कर रहे, नहीं तो दवाई दे के गए, नहीं और कुछ, अपने खुद पैसों की दवाई करके अपने जिम्मेवारी से खुद छिड़कवा रहे हैं। खतरा अभी भी बना हुआ है। हवा के रुख के साथ फिर रेवाड़ी में टिड्डी दल प्रवेश कर सकता है।
जिसके लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर निशाना साधा। सैलजा ने कहा कि सरकार ने टिड्डी दल से किसानों की फसल बचाने का सिर्फ दिखावा किया है। दिनों हमने हरियाणा सरकार को चेताया था कि हरियाणा पर भी देश के दूसरे भागों की तरह टिड्डी दलों का एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है और सरकार को इसके पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। सरकार ने अपनी ओर से दिखावा ज़रूर किया, दवाई व्यापक रूप से छिड़कवाई गई, लेकिन अब जो पता चला है कि यह दवाई जिसका व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ वो नकली थी, मानकों पर वो सही नहीं उतरी, खरी नहीं उतरी। ये इतना बड़ा घोटाला इस पैमाने पर हुआ है तो हरियाणा के किसानों का जो नुकसान हुआ, एक और उसकी भरपाई हरियाणा सरकार कैसे करेगी, और दूसरी ओर ये एक बहुत बड़ा घोटाला जो हुआ है इसकी कैसे निष्पक्ष जांच हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में देखना होगा और ये देखें कि दोषी लोग कौन हैं, उनको क्या दंड मिले। निष्पक्ष जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सियासत जारी है और साथ ही टिड्डी दल ने एक बार फिर सरकार और जिला प्रशासनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह है कि किसानों को नुकसान से बचाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। प्रदेश भर में पीटीआई का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में पीटीआई ने अब सांसदों के निवास का घेराव करना भी शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, करनाल में सांसद संजय भाटिया, फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर, सिरसा में सुनीता दुग्गल और भिवानी में सांसद धर्मवीर सिंह के निवास स्थान का घेराव किया गया और अपनी नौकरी की बहाली की मांग की गई। इस दौरान पीटीआई में काफी रोष भी देखने को मिला। उनका कहना है कि अगर बहाली नहीं की गई तो आगे भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इन 4 तस्वीरों को आप देख सकते हैं। सिरसा से सुनीता दुग्गल का घेराव करने के लिए ये लोग पहुंचे और इसी बीच आपको करनाल से भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। उधर फरीदाबाद की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से भारी रोष देखने के लिए मिल रहा है इन पीटीआई टीचर्स में। उधर भिवानी की तस्वीर, भिवानी से भी सांसद धर्मवीर सिंह का घेराव करने के लिए ये लोग भिवानी पहुंचे और वहां पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। 3 बार ऑल इंडिया, 9 बार नेशनल और 24 बार स्टेट खेलने वाली वुशु खिलाड़ी को इन दिनों मजदूरी करनी पड़ रही है। मनरेगा में जॉब कार्ड तक नहीं बन पाया तो दिहाड़ी करने से भी गुरेज नहीं, लेकिन हौसले इतने बुलंद है कि जरा सा साथ मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाने का सपना आंखों में संजोए है। हाथ में खन खन बजते ढेर सारे मेडल, चारपाई पर फैले सैकड़ों सर्टिफिकेट, मानो इस राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी से चीख चीख कर कह रहे हूं, तुम्हारी हालत देखकर हमारे होने का कोई फायदा नहीं। बेहतरीन खेल नीति वाले हरियाणा की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी इन दिनों मजदूरी कर रही है। रोहतक के इंदरगढ़ गांव की रहने वाली राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रही है। मनरेगा की कॉपी नहीं बन पाई तो माता पिता का हाथ बटाती है। 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। मेरा नाम शिक्षा है, मैं नेशनल वुशु खिलाड़ी हूँ और लॉकडाउन की वजह से भी गेम भी नहीं हो पा रही, ना कोई प्रैक्टिस हो रही, तो तब से लॉकडाउन लग रहा है। यहाँ नरेगा का काम चला हुआ है। मैं यहाँ माँ बाप की आर्थिक हालात देखकर इनका साथ नरेगा का काम चल रहा है, यहाँ काम कर रही हूँ और घर की बहुत हालत ख़राब है, इसलिए मैंने दिहाड़ी करनी पड़ रही है, माँ बाप का हाथ बटा रही है। शिक्षा सुबह 6 बजे कंधों पर कसी लाद कर माता पिता के साथ मजदूरी के लिए निकल जाती है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, काम धंधे ठप हैं। ऐसे में सरकार द्वारा शुरू की गई मनरेगा स्कीम के तहत मजदूरों का गुजारा हो रहा है। मनरेगा का काम नहीं मिलता तो खेतों में धान लगाने पहुंच जाती है। चाहे दिन मुश्किल भरे हैं, लेकिन उम्मीदें अभी भी आसमान छूने की हैं। मनरेगा में मैंने कई बार कॉपी अप्लाई की तो वहाँ मेरी कॉपी नहीं बनी, तो वहाँ मैंने माता पिता का हाथ बंटवाया, उनकी सहायता करी और यहाँ भी खेता में दिहाड़ी पाऊंगी तो
भी सरकार तो यही उम्मीद है कि मेरी सहायता करे तो मैं देश को गोल्ड ला के दे सकती हूँ। माता पिता का कहना है कि मजदूरी कर बेटी को पढ़ाने और चैंपियन बनाने तक का सफर तंग हालातों में पूरा हुआ। उम्मीद थी कि सरकार मदद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो पेट भरने के लिए मजबूरी में मनरेगा में दिहाड़ी करनी पड़ती है। ऐसा काम नहीं है जो कि भाई बाहर से कोई पैसा है, अपने दिहाड़ी मजदूरी करके शिक्षा यहाँ तक पहुँचवाई है जी हमने, चाहे कुछ भी करा हमने, सरकार कोई सहायता नहीं कर रही और मजबूरी में करी है कि मैं कितना तो खेल दे ना लॉकडाउन हुआ पास ना खुले। शिक्षा 3 बार ऑल इंडिया, 9 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप और 24 बार स्टेट चैंपियनशिप जीत चुकी है। शिक्षा वुशु में हरियाणा में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है। लेकिन मौजूदा हालात में जबकि उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, एक अदद नौकरी की उम्मीद है। मैं इतनी बार बाहर से मेडल भी ले आई हूँ। पिछली बार मैंने फॉर्म भी अप्लाई किए थे, तब भी कोई जॉब का वो नहीं आया। तो भैया सरकार से यही है कि मेरे को जॉब मिले। शिक्षा ने आस नहीं छोड़ी है, विश्वास नहीं छोड़ा है। आज भले ही उसके दिन खराब चल रहे हों, लेकिन नौकरी की आस बाकी है, इस विश्वास से कि जरा भी साथ मिला तो इंटरनेशनल मेडल लाने में भी कसर नहीं रहेगी। रोहतक से सुरेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। उधर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज को 28 लाख का बिल थमाने के चलते स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अस्पताल ने 40 दिन के लिए मरीजों को 28,76,000 रुपए का बिल दिया है। मरीज के परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान 17 लाख का बिल जमा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 38 में मौजूद मशहूर मेदांता अस्पताल में एक महिला को सीने में दर्द के चलते 1 जून को एडमिट किया गया था, जिसके बाद उन्हें आईसीयू वेंटिलेटर पर रखा गया। परिवार ने अस्पताल के कारनामे पर सवाल खड़े किए हैं। इस शिकायत का मुद्दा हमने सोकॉज नोटिस ऑलरेडी कल ही जारी कर दिया था। कल ही हमारे पास शिकायत आई है और गाइडलाइंस के तहत अगर जो नोटिफिकेशन का बात की गई थी उसके बाद के चार्जेस पे हमने उनको नोटिस सर्व कर दिया। संभव तो मरीज काफी दिनों से एडमिट था, शायद 1 जून से ऐसा कुछ एडमिट था, तो प्रायर वाले केसेस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अभी उनको सोकॉज नोटिस ऑलरेडी इशू किया जा चुका है। मैंने डॉक्टर को ये भी बोला कि मैं मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, डॉक्टर ने वो भी मुझे। गुरुग्राम पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने शहर के सबसे बड़े और आलीशान एम्बियंस मॉल के निर्माण में बरती गई अनियमितताएं की सीबीआई जांच करने के लिए आदेश दिए हैं। न्यायालय ने सीबीआई निदेशक को 6 हफ्ते में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने को कहा। साथ ही 6 महीने में जांच पूरी कर न्यायालय को सौंपने की बात कही। 3 महीने में बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट देने के भी आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश डॉक्टर अमिताभ सेन की याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल एम्बियंस मॉल पर जांच को लेकर ये आदेश दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। 3 महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही गई है। हाईकोर्ट की तरफ से एम्बियंस मॉल के निर्माण कार्य में जो अनियमितताएं बरती गई हैं उसको लेकर यह हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और इसमें जांच करने की बात कही है। स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी, ये भी हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है और इसके साथ साथ 6 महीने में ये जांच पूरी होनी चाहिए, हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। और 3 महीने में एम्बियंस मॉल की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी, हाईकोर्ट की तरफ से ये भी आदेश दिया गया है। छह महीने में ये जांच पूरी होनी चाहिए, ये बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। और इसके साथ साथ
मॉनसून की पहली बारिश ने प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद सफीदों का सदर थाना तालाब में तब्दील हो गया। शुक्रवार की रात आई बरसात ने इस थाने के हालात को बद से बदतर कर दिया। ये बरसात की रात इस थाने के लिए कयामत की रात से कम नहीं थी। रात भर बरसात होती रही और थाने के कर्मचारी अपनी आंखों के सामने डूबते हुए थाने को देखते रहे। बरसात कितनी हुई कि बाहर पानी भर गया और उसके बाद अंदर के सारे कमरे भी पानी में डूब गए और इसके साथ ही इन कमरों के अंदर रखा थाने का रिकॉर्ड भी जलमग्न हो गया। जैसे तैसे रात कटी और सुबह पंप के साथ पानी निकालने का काम शुरू किया गया। ऐसे में जो भी फरियादी आए वो पानी के अंदर से गुजरकर ही थाना प्रभारी तक पहुंच पाए। उधर कैथल में भी मूसलाधार बारिश ने निगम के हवाई दावों की पोल खोलकर रख दी है। मानसून की शुरुआत में जैसे ही बारिश हुई वैसे ही पता चला है कि निगम ने पूरे साल कितना काम किया है और मानसून को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। इसका ताजा उदाहरण आपके सामने है। कैथल के सेक्टर 18 में जीन रोड से जहां 1 महीने पहले डाला गया सीवरेज बारिश के चलते टूट गया। घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर बनाया गया सीवरेज बारिश में ऐसे धराशायी हो गया जैसे सीवरेज डाला ही नहीं गया था। सीवरेज टूटा तो सड़क पर जाम भी लग गया। जाम लगने और सीवरेज टूटने की सूचना मिलने के बाद नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और बैरिकेडिंग कराई। अभी सूचना मिली, रात को बारिश हुई थी। सुबह सूचना मिली कि जींद भाई पास पे 1 महीने या 1.5 महीने पहले सीवर डाला गया था और उस वो रोड डैमेज हो गया। इसकी सूचना जिला प्रशासन को ने PWD BNR डिपार्टमेंट को दे दी। वो जल्द ही आज इस समस्या का निदान कर दिया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।